नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। हिंदी साहित्य का सरल इतिहास के अंतर्गत आज हम बातचीत करेंगे रीतिकाल के ऊपर, जिसका समय मोटे तौर पर माना जाता है कि 1700 ईस्वी से लेकर 1850 ईस्वी के बीच में है। अगर इसके सामान्य परिचय पर हम बातचीत करें तो रीतिकाल में निर्दिष्ट काव्य रीति या प्रणाली में कविता करना साहित्य की प्रधान प्रवृत्ति हो गई थी। इस काल में रीति, कवित रीति और सुकवि रीति शब्दों का प्रचलन हो गया था और विश्वनाथ त्रिपाठी का मानना है कि लगता है कि रामचंद्र शुक्ल ने इन्हीं प्रयोगों को ध्यान में रखते हुए इस काल को रीतिकाल कहा था। जिस तरह से आदिकाल के नामकरण को लेकर काफ़ी विवाद रहा है, अलग अलग आलोचकों और विद्वानों ने आदिकाल का नाम अपने हिसाब से, अपने तर्कों के हिसाब से किया। उसी तरह से रीतिकाल का भी नामकरण आलोचकों और विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से किया है। तो उसी की तरफ त्रिपाठी जी संकेत कर रहे हैं कि इस काल में रीति, कवित रीति, सुकवि रीति शब्दों का प्रचलन हो गया और लगता है कि इन्हीं प्रयोगों को ध्यान में रखते हुए शुक्ल जी ने भी इसको रीतिकाल कहा है। लक्षण ग्रंथों में कविता के विभिन्न अंगों का निरूपण किया जाता था। अब यहाँ पर लक्षण ग्रंथ आप देख रहे हैं कि जब भी रीतिकाल की बात आएगी तो वहाँ पर लक्षण ग्रंथ की बात हमेशा आती रहेगी और उसके जो विभिन्न अंग हैं, यानी कि लक्षण ग्रंथों में भी अलग अलग तरीके के प्रकार रहे हैं, उनका निरूपण किया गया है। आगे और बात खुलती जाएगी। इस काल में काव्यांग निरूपण को कविता करने का बहाना बना लिया गया है, यानी कि लक्षण ग्रंथों को लक्ष्य ग्रंथ भी बना लिया गया है। इस काल की कविता प्रधानतः श्रृंगार रस की है। तो जैसे वीर गाथा काल की रचनाओं में वीर रस की प्रधानता रही है, उसका जो भाव है उत्साह वर्धन करने वाला रहा है, वैसे रीतिकालीन जो कविताएं लिखी गई थी उसमें खास तौर से श्रृंगार रस की प्रधानता रही है। ये जो पॉइंट्स बताए जा रहे हैं आपको आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि जब प्रवृत्ति मूलक आपको विकल्प मिलेंगे, ऑप्शंस मिलेंगे, तो आप इस तरीके के छोटे छोटे पॉइंट्स को जब ध्यान में रख कर जाएंगे तो सवाल आपका गलत नहीं होगा, उत्तर गलत नहीं होगा। तो इस काल की कविता की जो प्रधान रस है वो है श्रृंगार रस। इस काल की कविता रचना में श्रृंगार और रीति एक दूसरे से कैसे जुड़ गए, इसे जानने के लिए हमें कुछ और बातों पर ध्यान देना चाहिए। विश्वनाथ त्रिपाठी लिखते हैं कि श्रृंगार और रीति दोनों आपस में कैसे जुड़ गए, इस पे हमें ध्यान देना चाहिए। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का हवाला देते हुए लिखते हैं कि इस समय आर्थिक दृष्टि से समाज में स्पष्ट रूप से दो श्रेणियां हो गई। एक तो उत्पादक वर्ग, जिसमें प्रधान रूप से किसान और किसानी से संबंध रखने वाली जातियां बढ़ई, लोहार, कहार, जुल्हा इत्यादि थीं, और दूसरा वर्ग भोक्ता यानी कि राजा, रईस, नवाब आदि थे या भोक्तृत्व का सहायक था। तो यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार दो कारण बताए गए हैं कि इस समय आर्थिक दृष्टि से समाज दो श्रेणियों में बटा हुआ था। एक उत्पादक वर्ग था, दूसरा उपभोक्ता वर्ग था। दोनों का परस्पर संबंध क्रमशः क्षीण होता गया और मुगल काल के अंतिम दिनों में इन दोनों की दुनिया लगभग अलग हो गई। इन दो वर्गों के मध्य में कवियों, चित्रकारों, संगीतज्ञों आदि कलावंतों का वर्ग था, जो प्रायः उत्पादक वर्ग से उत्पन्न होता था, किंतु भोक्ता वर्ग की स्तुति और मनोरंजन करके जीविका का निर्वाह करता था। तो दोनों वर्गों के बारे में बताते हुए ये क्लियर किया जा रहा है कि किसका
क्या काम था। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो एक वर्ग था जिसमें कवि, चित्रकार, संगीतज्ञ, कलावंत शामिल हुआ करते थे। दूसरा वर्ग था जो अ, इनके द्वारा की जाने वाली जो भी कलाकारी है उससे आनंद की प्राप्ति करता था। और कवि जितने थे वो इस चीज को देखते हुए काफी उत्साहित थे और वो अपने जो भी राजा हैं उसकी स्तुति और मनोरंजन करना शुरू कर दिए। ठीक है, और आपने सुना भी होगा कि बिहारी इसी तरीके की कविताएं लिखकर उनके एक एक दोहे को इनाम दिया जाता था। तो ये था कि इस समय स्तुति और मनोरंजन इन दोनों को भी केंद्रीय विषय वस्तु मान लिया गया। जिस वर्ग को प्रसन्न करना होता था उसके जीवन और रुचियों का पता होना चाहिए था। यानी कि वो वर्ग कैसे प्रसन्न हो रहा है, किस चीज पर खुश हो रहा है और उसकी रुचि क्या है, इसको ध्यान में भी रखना पड़ता था। आज भी ये चीज प्रासंगिक है कि हमें देखना पड़ता है कि कौन व्यक्ति किस चीज को लेकर खुश रहता है, उसकी रुचि किस दिशा में है, वैसी ही बात करनी पड़ती है। इसको एक छोटा सा शब्द दिया जाता है चापलूसी का। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्ट तो नहीं कहा जा सकता है कि कवि चापलूसी करते थे, लेकिन उनकी कविताओं को आप देखेंगे तो थोड़ा सा इसी तरफ उनका झुकाव रहा है। द्विवेदी जी के मत के अनुसार इस काल में कवि शिक्षा के ग्रंथ इसी आवश्यकता की पूर्ति करते थे। यानी कि रीतिकाल में कवि शिक्षा पर कई ग्रंथ दिखाई पड़ते हैं। अभी तक हमने आदिकाल, भक्तिकाल पर बातचीत किया, लेकिन कवि शिक्षा ग्रंथ के बारे में हम रीतिकाल में बात कर रहे हैं। तो अगर प्रवृत्ति मूलक विकल्प पूछे जाए प्रश्नों में तो इस चीज को भी ध्यान में रखना है। लक्षण ग्रंथ के बाद दूसरा जो महत्वपूर्ण शब्द यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है वो है कवि शिक्षा। संस्कृत में लक्षण ग्रंथ आचार्य लिखते थे, कवि नहीं। वे निरूपण की प्रक्रिया में लक्षण बताकर उदाहरण के रूप में प्रसिद्ध कवियों की रचनाएं अपनी बात को सुस्पष्ट या प्रमाणित करने के लिए प्रस्तुत करते थे। इस हिंदी में यह प्रवृत्ति भिन्न रूपों में चली। यहाँ लक्षण ग्रंथों में लक्षण भी अपने और उदाहरण भी अपनी ही कविताओं के होते थे। ये इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर है कि हिंदी में जो रीति पर प्रवृत्ति चली उसमें लक्षण ग्रंथों में लक्षण भी अपने होते थे, यानी कि पैरामीटर भी तैयार किए जाते थे, तो वो खुद कवियों के थे और उसी पैरामीटर के हिसाब से वो रचनाएं भी करते थे, उदाहरण देते थे। लक्षण ग्रंथ तो परंपरा से प्राप्त होते थे, उन्हें ग्रंथकार अपने शब्दों में प्रस्तुत कर देते थे, किंतु कविताओं में उनकी मौलिकता होती थी। कई बार देखने में ये मिला कि लक्षण ग्रंथ जो है उसको परंपरा से लिया गया और जो कवि है या ग्रंथकार है उसको अपने शब्दों में प्रस्तुत कर देते थे, लेकिन उनमें मौलिकता रहती थी। ऐसा नहीं है कि हुबहू उसकी नकल कर लेते थे। इसीलिए कहा जाता है कि रीतिकाल के लक्षण ग्रंथकार वस्तुतः कवि थे। आचार्यत्व को तो उन्होंने कविता करने का बहाना बना लिया था। एक चीज आप देखेंगे रीतिकाल में कि कवियों को लेकर कि आचार्य केशवदास, ठीक है, आचार्य देव, तो सवाल उठता है कि क्या ये आचार्य थे? ठीक वैसे ही जैसे भारतीय काव्य शास्त्र में आचार्यों की एक परंपरा रही है रस से लेकर औचित्य तक, या फिर रीतिकालीन कवि प्योर रूप से कवि थे, तो इसको लेकर डिबेट है। ठीक है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि लक्षण ग्रंथ इन्होंने लिखे हैं, लेकिन ये मूल रूप से क्या थे? कवि थे। आचार्य इनको नहीं कहा जा सकता। आचार्यत्व का जो गुण आया है वो बस कविता करने का एक इनके लिए बहाना के रूप में ही है, मूल रूप नहीं है। ठीक जैसे कि भारतीय काव्य शास्त्री आचार्य है। परिणाम स्वरूप हिंदी में आचार्य और कवि दोनों एक ही व्यक्ति होने लगे। इस प्रणाली से इस काल में प्रचुर और उत्कृष्ट रचनाएं हुई। इस काल में
भक्ति में से धार्मिकता का तत्व क्रमशः कम होता गया। परिणाम स्वरूप भक्ति जो मूलतः प्रेम है धीरे धीरे लौकिक श्रृंगार में परिवर्तित हो गई। इसके पहले लेक्चर की शुरुआत में ही हमने ये देखने की कोशिश की कि आखिरकार श्रृंगार और रीति दोनों एक साथ कैसे चलना शुरू हो गए, तो इसकी पूरी पृष्ठभूमि बताई गई। ठीक है, और बताया गया कि पृष्ठभूमि के तहत धीरे धीरे जो भक्ति में से धार्मिकता का तत्व था वो कम होता गया और भक्ति जो मूलतः प्रेम है धीरे धीरे लौकिक श्रृंगार की तरफ बढ़ती गई, परिवर्तित होती गई और जो श्रृंगार है और रीति दोनों एक दूसरे के पास आते गए। दरबार में पहुंचकर वह व्यापक अर्थ में लौकिक प्रेम भी नहीं रह गया। उस समय हिंदी क्षेत्र में छोटे छोटे राजे नवाब थे जो केंद्रीय सत्ता द्वारा अनुशासित होते थे। एक नया कारण यहाँ पर बताया गया कि जो लौकिक प्रेम में परिवर्तन हुआ था वो भी बहुत दिनों तक नहीं रहा और कारण था कि उस समय बहुत छोटे छोटे राजा थे, नवाब थे और केंद्रीय सत्ता द्वारा अनुशासित होते थे। वे वीरगाथा कालीन सामंतों की तरह आपस में लड़ नहीं सकते थे। वे अपने झूठे पराक्रम, दान की प्रशंसापरक कविताएं सुनने और भोग विलास का उद्दीपन करने वाली रचनाओं में ही रुचि रखते थे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर है कि वे वीरगाथा कालीन सामंतों की तरह आपस में नहीं लड़ सकते थे। वे अपने झूठे पराक्रम, दान की प्रशंसा, कविताएं सुनना और भोग विलास का उद्दीपन करने वाली रचनाओं में ही ज़्यादातर अपना ध्यान लगा रहे थे। तो यहाँ पर दो कालखंडों की तुलना की गई है, एक वीरगाथा की और दूसरे जो रीतिकालीन दरबारी संस्कृति थी उसकी तरफ बात की जा रही है। ऐसा काव्य दरबारी कहलाता है जो आश्रयदाताओं की रुचि को ध्यान में रखकर उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए रचा जाता है। आमतौर पर कई बार सवाल उठता है कि रीतिकाल दरबारी काव्य था, सिद्ध कीजिए, या फिर हिंदी साहित्य में किस कालखंड को दरबारी काव्य कहा जाता है। तो उसका जो सही जवाब है वह है रीतिकाल। अब ये दरबारी काव्य क्यों कहा गया? क्योंकि जितने भी कवि थे या फिर कलाकार थे उस समय वे अपने आश्रयदाताओं जिसके अंडर में वे रहा करते थे उसकी रुचि के अनुसार वो अपना काम करते थे। ठीक है, तो जिस चापलूसी की तरफ मैं संकेत कर रहा था, कुछ कुछ स्वभाव प्रवृत्ति उस समय के कवियों और कलाकारों में दिखाई पड़ती है, इसीलिए इसको दरबारी काव्य कहना पड़ा विद्वानों को। दरबारी कविता में एक रसता तो होती ही है, उसमें प्रधानतः मुक्तक ही रचने का अवकाश होता है, क्योंकि कवियों में आश्रयदाता को तत्काल प्रसन्न करने की होड़ होती थी। ये देखिए किस तरीके की कंडीशन का यहाँ पर की बात की जा रही है कि आमतौर पर जितनी भी दरबारी कविताएं थी वो सब एक रसी थी, उनमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं था, बस राजा अलग अलग थे और कवि अलग अलग थे, लेकिन विषय वस्तु जो थी उसकी समान थी। और इसमें ज़्यादातर रीतिकाल में ज़्यादातर मुक्तक काव्य ही रचे गए, छोटे छोटे काव्य रचे गए। इसलिए तीसरा पॉइंट यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लक्षण ग्रंथ के बाद दूसरा पॉइंट था कवि शिक्षा, तीसरा पॉइंट था मुक्तक। तो रीतिकाल में मुक्तक बहुत सारे लिखे गए, इसीलिए मुक्तक जब लिखे गए तो इसमें चमत्कार, प्रियता, आलंकारिकता, अतिशयोक्ति आदि दरबारी कविता की प्रवृत्ति बन जाती है। तो मुख्य रूप से ध्यान में रखिए, अगर बात की जाएगी कि किस कालखंड में चमत्कार, प्रियता, आलंकारिकता और अतिशयोक्ति पूर्ण वर्णन किए गए हैं तो इसका सही जवाब होगा रीतिकाल। और देखा जाए तो शिवाजी, छत्रसाल जैसे आश्रयदाता पराक्रमी थे, तो भूषण की कविताएं भी श्रृंगारहीन होकर भी वीर रसात्मक। आप देख रहे हैं कि उसी कालखंड में शिवाजी और छत्रसाल जैसे पराक्रमी राजा थे, तो उनके दरबार में जो कवि रहते थे वे उस दौर से बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं हुए, श्रृंगार परक रचनाएं बहुत कम किए, उन्होंने वीरता प्रधान कविताएं लिखने की कोशिश की। इसीलिए कई बार सवाल पूछा जाता है, ये काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है कि रीतिकाल में भी वीरता
या फिर वीर रसात्मक कविताएं किसने लिखी? सही जवाब है इसका भूषण ने। और किसके दरबार में रहते थे? शिवाजी और छत्रसाल। शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक जैसी रचनाएं लिखकर इन्होंने श्रृंगार से अलग हटकर वीर रस प्रधान कविताएं लिखी हैं। ये आपके फैक्चुअल एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपके दिमाग में स्टोरी के रूप में बैठ जाना चाहिए। आगे विश्वनाथ त्रिपाठी लिखते हैं कि लेकिन यह समझना भूल होगी कि इस काल की सभी रचनाएं दरबारी हैं। ठीक है, ये भी नहीं कहा जा सकता कि इस काल की जितने भी कवि हैं या फिर रचनाएं हैं सब दरबारी प्रवृत्ति पर हैं। वस्तुतः दरबारीपन का विरोध भी इस काल की कविता में मिलता है, यानी कि उस समय भी कुछ ऐसे कवि थे जो कि इस दरबारीपन, इस चापलूसी भरी कविताओं से खिन्न हो चुके थे, परेशान हो चुके थे, तो उन्होंने इसका विरोध भी किया। और इस कालखंड में भी उत्कृष्ट प्रेम की कविताओं की भी कमी नहीं रही है। दरबारीपन तो रीतिकाल की एक प्रवृत्ति है ही। रीतिकाल में प्राकृत अपभ्रंश की शुद्ध लौकिक काव्यधारा फिर से प्रवाहित होती दिखाई पड़ती है, जिसमें कि गाथा सप्तशती, आर्या सप्तशती जैसी मनोहारी सामान्य ग्रस्त जीवन की श्रृंगारिक रचनाओं की परंपरा रीतिकालीन रचनाओं में भरपूर दिखाई पड़ती है, मिलती है। इनमें लोक जीवन में व्याप्त पारिवारिक प्रेम, मिलन, विरह आदि की मार्मिक अभिव्यक्ति हुई है। रीतिकाल में ऐसे सरस मुक्तकों की दृष्टि से हिंदी का सर्वाधिक संपन्न काल कहा जा सकता है। अगर देखा जाए तो रीतिकाल एक ऐसा कालखंड है जिसमें सरस मुक्तक बहुत लिखे गए और सर्वाधिक संपन्न काल ये माना जा सकता है। इसके तरफ में बहुत पहले मैंने बताया कि मुक्तक बहुत सारे लिखे गए। अगर जब भी मुक्तकों की बात आएगी तो सीधे आपके दिमाग में रीतिकाल आ जाना चाहिए। इस काल में साथ ही साथ भक्ति काव्य भी रचा जाता रहा। मतलब कि जो शुरुआती कालखंड थे, वीर गाथा काल या फिर भक्ति काल, वो समाप्त नहीं हुए थे। उसमें थोड़ी कम रचनाएं लिखी जा रही थी, श्रृंगार परक रचनाएं ज़्यादा लिखी जा रही थी। ठीक है, तो देखा जाए तो रीतिकालीन भक्ति काव्य में पूर्व मध्यकालीन भक्ति काव्य की अग्नि नहीं है। मतलब वो ऐसा तेज नहीं है जैसा कि भक्ति काल के कवियों में दिखाई पड़ता है। स्लो, धीरे 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 उसका जो प्रभाव है कम होता जा रहा है। वह भी दरबारीपन से धूमिल है। इसमें कबीर, सूर, जैसी और तुलसी की व्यापकता ढूंढने पर आपको निराश होना पड़ेगा। विश्वनाथ त्रिपाठी लिखते हैं कि अगर आप चाहें कि रीतिकाल में भी कबीर को ढूंढें, सूर, जैसी और तुलसी जैसे कवियों को ढूंढें तो फिर मुश्किल होगी। इस काल की कविता का परम उत्कर्ष प्रेम रीतमुक्त कवियों की रचनाओं में मिलता है। तो ये यहाँ पर अगला पॉइंट देख रहे हैं, रीतिमुक्त कवि। अगर उत्कट प्रेम की बात करें तो वो रीतिमुक्त कवियों में दिखाई पड़ता है। और इन कवियों को कहा जाता था ये कवि प्रेम की पीर के कवि हैं और इनकी विरह भावना सूफी कवियों जैसी है। तो आप लगातार देख रहे हैं कि रीतिकाल में भी अगर प्रेम की बात की जा रही है और उसमें विरह भावना की बात की जा रही है तो वो कहीं न कहीं से प्रभावित है। जिसमें कि रीतिमुक्त कवियों की बात करें तो इसमें घनानंद, आलम, बोधा और ठाकुर का नाम लिया जा सकता है। तो इस तरीके से हमने आज की वीडियो लेक्चर में रीतिकाल की सामान्य पृष्ठभूमि पर बातचीत की कि आखिरकार रीतिकाल का नाम कैसे पड़ा, इसकी मुख्य प्रवृत्ति क्या रही है और कौन कौन से कवि इसमें शामिल रहे हैं और क्यों वीरगाथात्मक और भक्तिपरक रचनाओं से अलग हटकर रीतिकालीन या फिर श्रृंगार परक रचनाएं लिखी जाने लगी और श्रृंगार और रीति आपस में कैसे नज़दीक आ गई। इन सारी पृष्ठभूमियों को हमने देखा और एक हमारे दिमाग में स्वरूप विकसित हुआ होगा रीतिकाल को पढ़ते हुए। आगे हम क्रमशः बातचीत करेंगे कि इसमें जो विभिन्न तरीके के कवि रहे हैं, चाहे वो रीतिबद्ध हो, रीतिसिद्ध हो, रीतिमुक्त कवि, और उनकी रचनाओं, प्रकाशन वर्षों और विषय वस्तुओं पर चर्चा करेंगे।
उम्मीद है कि आज का ये वीडियो लेक्चर आप सभी को अच्छा लगा होगा। कमेंट्स कर जरूर बताइए। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।